येस्टरडेज क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था और कार्बोहाइड्रेट फिनिश करने के बाद हमने आज उसके बाद क्या था, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड शुरू किया था और अमीनो एसिड से ही आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। लेकिन कल की क्लास से आज का लिंक नहीं है, आज जो मैं पढ़ाऊंगी आपको समझ में आता जाएगा, कल की क्लास से आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, जैसे हम लोग जब भी स्टार्च या सेलुलोज की बात किए थे तो वो खूब सारे ग्लूकोज आपस में जुड़कर स्टार्च बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो सिंपल सा पॉलिथीन की बात करते हैं जिसके अंदर आप दूध सब्जी लेकर आते हो, पॉलिथीन जो होता है, पॉलिथीन क्या होता है, पॉलीमर होता है, किसका, इथीन का। मतलब कि ये खूब सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो इथीन जुड़कर पॉलीथीन बना लेता है ना। सो ऐसे ही हमारे पास होते हैं अमीनो एसिड्स, दैट टू अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड मतलब कार्बन लिया, इस पर COOH लगा दिया, एसिड आ गया, अमीनो कर दो NH2, ठीक है, इस पर H और ये R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो इसको हम बोलते हैं अल्फा, क्योंकि COOH तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे पहला वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। सो अल्फा पर अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो हमारे जो प्रोटीन्स बनते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, जो बाल है, बाल इज एक्चुअली प्रोटीन, केराटिन बोलते हैं उसको, स्किन, कोलाजन प्रोटीन होता है। तो ये सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो बने किससे है प्रोटीन, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। और हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट कॉमन है, जो पाया जाता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। एक बीटा और गामा का भी एग्जांपल बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड तो हमको स्टडी करने हैं, ये तो हमारा सिलेबस का है, अल्फा अमीनो एसिड। ऐसे ही आप बीटा अमीनो एसिड भी बना सकते हो। कैसे, COOH लिया, इसके बाद ये वाला कार्बन अल्फा, फिर ये वाला कार्बन इज बीटा, तो इस पर आपने NH2 लगा दिया, तो बीटा अमीनो एसिड। और इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इस पर एक H, इस पर एक R, तो इसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। और ऐसे ही जस्ट रेफरेंस के लिए कलर से बना देती हूँ, गामा अमीनो एसिड भी होता है। उसका क्या मतलब है, COOH है, CH2 C पर NH2 और यहाँ पर H, यहाँ पर R, और इसको अल्फा बीटा गामा बता दूं। ये वाला होता है अल्फा, ये वाला होता है बीटा, गामा, तो ये वाला हो गया गामा पे अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। ये होते हैं अपने अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड्स है ना, खूब सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बना देते हैं। मैं साइड हो रही हूँ, लिख लेना, खूब सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बना लेते हैं। वो कैसे बना लेते हैं हम वो सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, जो हम अब शुरू करेंगे। ये लिख लिया, यस मैम। ओके ओके। सो अपना हेडिंग डालो प्रोटीन, ठीक है। सो प्रोटीन्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो प्रोटीन्स के लिए कल की क्लास में अमीनो एसिड समझाया था। अमीनो एसिड की मैंने ये चीज आपको मेन मीनिंग समझा दी कि अमीनो एसिड्स होते क्या है। अब हुआ क्या, देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से। लेट्स से हमारे पास दो अमीनो एसिड्स है, दो अमीनो एसिड्स है। जैसे मैं ऐसा करके लिख लेती हूँ, CH पे C डबल बॉन्ड O OH, इस पर एक लगा दिया
इस कार्बन की इधर एक वैलेंसी ये हो गई NH2 और ये R। ठीक है, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है। ओके, मैं बार बार ये अल्फा लिखना नहीं चाह रही थी, वो बाकी चीजें मुश्किल हो जाएगी, बट ये अल्फा अमीनो एसिड है। ये मैंने एक अल्फा अमीनो एसिड लिया और इसको कंबाइन करवाया एक और अमीनो एसिड। ठीक है, इसको कंबाइन कराया एक और अमीनो एसिड से, मतलब इधर ले लिया मैंने NHH, ठीक है, और CH, इसको R1 ले लेते हैं, इसको इधर R2 ले लेते हैं और C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों को बच्चों, मतलब इधर मैंने एक अमीनो एसिड लिया है, उधर दूसरा अमीनो एसिड लिया है और मैंने दो अमीनो एसिड को रिएक्ट करवाया। होगा क्या, इसका OH और इसका H वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। जैसे आपने सुक्रोज में किया था ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं, वाटर का रिमूवल होता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ऐसे ही यहाँ पर भी वाटर का रिमूवल हो रहा है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा आया समझ में, दो अमीनो एसिड्स लिए, उन दोनों को आपने ऐड किया, पानी का रिमूवल हुआ, वाटर के रिमूवल के बाद दोनों अमीनो एसिड इस तरह जुड़ गए और जो ये वाला बॉन्ड है CONH, जो जिसको हम लोग अभी तक अमाइड करके बात कर रहे थे, याद है कल की क्लास में हमने नॉर्मल किसे पढ़ा था, तो हमने बोला था CONH2 अमाइड ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे NH के साथ इधर ये अमीनो एसिड का ही पार्ट जुड़ा हुआ है। तो इसको बच्चों हम इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड को डाई पेप्टाइड। डाईपेप्टाइड कब बना, जब ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर कंपाउंड बना लिए, तो हम उसको कहते हैं डाईपेप्टाइड। नोट दिस डाउन। और इसे ही डाईपेप्टाइड से मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ग्लाइसिन और एलानिन का। ओके, सो अभी देखना, ऊपर लिखा हुआ है, कॉपी करने के लिए आसान रहेगा। अगर मैंने दो अमीनो एसिड्स लिए, एक है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन याद है कल हमने स्टडी किया था, ग्लाइसिन का सिंबल सिंबल होता है GLY, कोड होता है कैपिटल G, है ना। ग्लाइसिन और एलानिन, और इसको हम ALA, एलानिन का ALA होता है ना, हाँ ALA से इसका कोड होता है कैपिटल A। इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं, दो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और एलानिन। पहले ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है R, इधर H होता है, ओके, सो NH2 COOH प्लस एलानिन NH2 CH, और एलानिन में लग जाता है मिथाइल, तो यहाँ पर R की जगह हमने लगा दिया मिथाइल COOH गिव्स। तो होगा क्या, ये OH और ये आपस में जुड़ता है, माइनस होता है वाटर, माइनस होता है वाटर और अपना कंपाउंड बन जाता है
ग्लाइएला। तो ये हमारा बन जाता है डाइपेप्टाइड। ग्लाइएला उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ, दो अमीनो एसिड जुड़े और पानी का रिमूवल हुआ, एक मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ और हमारा डाइपेप्टाइड बन गया। डाइपेप्टाइड। अगर मैं बोलूं कि मुझको ट्राइपेप्टाइड बनाना है, ट्राइपेप्टाइड बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए? सी है ना? इसकी वॉल्यूम तेज कर लूं, शायद वॉल्यूम कम हो रखी है, मुझे आप लोग की बात नहीं सुनाई दे रही। हाँ, ओके। सो ट्राइपेप्टाइड बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स चाहिए? 3 चाहिए। और पानी के मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे? 1। पानी के मॉलिक्यूल्स अपने फिर 2 निकलेंगे ना। तो ये वाला नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। अच्छा मैम, हाँ ट्राई में 2 निकलेंगे। ट्राइपेप्टाइड में 2 निकलेंगे। ये लिख लिया सब बच्चों ने? आगे बढ़ जाओ। यस मैम। सो अब ना, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, एक होता है टायरोसिन। टायरोसिन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, क्योंकि वो पनीर में पाया जाता है। ठीक है, पनीर खाने से बोलते हैं ना प्रोटीन होता है, तुमको मतलब स्ट्रांग हो गए पनीर खाओ, तो वो पनीर के अंदर होता है अमीनो एसिड टायरोसिन, मतलब जो प्रोटीन जिससे वो बनता है। अच्छा है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करके लिख रही हूँ, अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2 प्लस अमीनो एसिड 3। तो फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है और आपको मिलता है ट्राइपेप्टाइड। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, C पर H, इधर R1 COOH NH2 प्लस NH2 C पर H R2 COOH, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड और तीसरा अमीनो एसिड। तो NH2 C पर इधर H नीचे R3 COOH गिव्स। तो होगा कैसे, मतलब इसका OH और इसका एक H निकलेगा। हाँ H ठीक कर देते हैं, H ठीक है, और ये निकल गया और इधर के अंदर भी सेम पूरा होगा। ठीक है, सो द प्रोडक्ट फॉर्म इज, यहाँ से भी वाटर निकला, यहाँ से तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले। और ना मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देती हूँ। इसको ना ड्रॉ करने के लिए हम लोग, जिससे कि ना कम से कम वो दिखे ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम दिखे, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको ऐसे करके लिख दें। CH जुड़ेगा NH से, NH जुड़ेगा C से, CH का R2 उसको नीचे बना दो। ठीक है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O। अच्छा यहाँ पर एक वो CO रह गया ना, सॉरी बच्चों, इधर से ये CO से कनेक्टेड है। C डबल बॉन्ड O NH C HP R2 C डबल बॉन्ड O NH CH R3। ये बस मैंने इसलिए ऐसे करके बनाया कि आप लोग को मैं दिखा सकूं कि R1 R2 R3 एल्काइल ग्रुप्स है ना, उनको ऊपर नीचे करके ऐसा करके हम इसलिए बनाते थे जिससे कि ना स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो आपस में रिपल्शन हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, अब पहली बात, जब मैंने ट्राइपेप्टाइड बनाया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, बहुत बढ़िया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले। पहले वाले अमीनो एसिड ने क्या दिया? OH। ठीक है, इस वाले ने
वाटर मॉलिक्यूल्स का जो रिमूवल हो रहा है बच्चों, वो कैसे हो रहा है? इस वाले ने दिया OH, इस वाले ने दिया H और OH, दोनों दिए। इस वाले ने H और OH दोनों दिए, और इस वाले ने दिया H। ठीक है। सो बाई चांस अगर आपसे कभी पूछ ले कि आप ड्रॉ कर भी आपको एक्चुअली पता है कि यहाँ से H दिया, यहाँ से OH है, आपको ऑलरेडी पता है आंसर, आपको उसमें कुछ दोराहे नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी कि बीच वाला H और OH दोनों देता है। जो टर्मिनल वाले होते हैं, एंड वाले, टर्मिनल मतलब आखिरी वाले, ये वाला और ये वाला, तो इसका एन टर्मिनल खाली है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ इसका एन टर्मिनल, क्योंकि NH2 वाला फ्री है ना, तो आप बोल सकते हो एन टर्मिनल इज फ्री। और इधर क्या बोल सकते हो? सी टर्मिनल, कार्बन वाला टर्मिनल है, तो सी टर्मिनल इज, ऐसे करके बोल देते हैं। दूसरा वाला जो है H और OH दोनों देता है, पहला वाला OH देगा, लास्ट वाला जो है H देगा। ठीक है, नोटेड डाउन। जैसे हमने लिख लिया, बोलते जाऊं? यस मैम। ओके, सो जैसे आपने बच्चों डाइपेप्टाइड बनाया, डाइपेप्टाइड के अंदर 2 अमीनो एसिड को आपने ऐड किया और एक पेप्टाइड लिंकेज था, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ। जब आपने ट्राइपेप्टाइड बनाया तो आपने 3 अमीनो एसिड का यूज किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले और 2 पेप्टाइड लिंकेजेस थी। ये वाला, इसको बोलते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, कुछ भी कह लो। ये वाली भी पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज है ना। डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड यूज करे आपने, 2 अमीनो एसिड यूज करे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हुआ। ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड यूज किए, उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले और 2 पेप्टाइड लिंकेजेस फॉर्म हुई। जैसे हम डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं, ऐसे ही आप टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड भी कह सकते हो। अगर मैं बोलूं कि हेक्सापेप्टाइड फॉर्म हुआ है, तो कितने अमीनो एसिड यूज करें हमने? मैम 6। पेप्टाइड बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? 5। और पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे? 5। ठीक है, वेरी गुड। ये सबने नोट डाउन कर लिया? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। ओके। और जब भी मैंने ग्लाइसिन और एलानिन 2 अमीनो एसिड का एग्जांपल, तो ग्लाई एला हम उसको कह देते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे अब ना मैं नाम लिख रही हूँ, सिर्फ ये नोट्स में लिख लो कि अमीनो एसिड जुड़कर डाइपेप्टाइड्स फॉर्म कर सकते हैं, ट्राइपेप्टाइड्स 3 अमीनो एसिड्स, टेट्रापेप्टाइड्स, पेंटापेप्टाइड्स भी बोलते हैं बच्चों, पेंटापेप्टाइड्स की 5 अमीनो एसिड्स हैं, हेक्सापेप्टाइड्स मतलब 6 अमीनो एसिड है। तो हम ना ऐसे ऐसे करके नाम देते हैं, लेकिन अब अगर इफ मोर देन 10 अमीनो एसिड ज्वाइन किए, अगर मोर देन 10 अमीनो एसिड ज्वाइन किए, कंबाइन किए या ज्वाइन किए, तब हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड। तब हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि 10 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, 10 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, तब हम उसको नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड। ओके, नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स है, तो भी आप उसे पॉलीपेप्टाइड तो बोलते ही हो, लेकिन
तभी हम बोलते हैं कि प्रोटीन फॉर्म हुआ। In that case only we say that a protein is formed. प्रोटीन कैसे फॉर्म हुआ? जब भी 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं। बट अभी सुनना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरी बात सुन लो बस, ठीक है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड तक आपको समझ में आ गया। इधर 6 अमीनो एसिड्स थे हेक्सा वाले के अंदर। पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे कि कम से कम 10 तो हुई, तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं बच्चों। और प्रोटीन हम बोलते हैं तभी फॉर्म होगा जब कम से कम 100 अमीनो एसिड्स हो। बट किंतु परंतु वाला, बट एक्सेप्शन वाला ना, केमिस्ट्री में बोलते हैं सब लोग, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाती है। तो जो ये डिमार्केशन है ना कि 10 और यहाँ पर 100, वो इतना डिमार्केशन बहुत शार्प नहीं है। डिमार्केशन बहुत शार्प नहीं है का मतलब ये कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन पता है ना हमारी बॉडी में, पैनक्रियाज, आई थिंक बायो वाले बच्चे बता सकते हैं, पैनक्रियाज से ही होता है ना इंसुलिन जो प्रोडक्शन होती है ना। सो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन भी प्रोटीन होता है, ठीक है। इंसुलिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ठीक है। और इसके अंदर ना केवल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स। तो द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इज वेरी लेस, ओनली 51 अमीनो एसिड है। हम तो बोले थे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले 100 अमीनो एसिड होंगे तब प्रोटीन बनेगा, और इंसुलिन एक प्रोटीन है, उसमें 51 है, तो उसको भी हम लोग प्रोटीन बोल देते हैं कि हमारी बॉडी उसको भी प्रोटीन की तरह एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोटेड डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 100 अमीनो एसिड्स, और इसके अंदर ना एक चीज और लिख लेना, जो मास होता है ना प्रोटीन का, जो मास होता है, इट इज ग्रेटर देन 10,000 यूनिट्स, और इसकी या फिर 10,000 डी, कैपिटल डी, डाल्टन का होता है, डाल्टन कैपिटल डी, कितना इसकी, उससे ज्यादा प्रोटीन का मास होता है, ठीक है। मास प्रोटीन का, इधर प्रोटीन मास ऑफ प्रोटीन, ठीक है, नोटेड डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये बायो में पढ़ते हैं, कोई बायो का स्टूडेंट है इधर? नहीं है ना कोई बायो का स्टूडेंट? अभय जेई, भावना जेई, दिव्यांशु जेई, मुस्कान जेई, निशांत, प्रियांशु, तुम बायो के हो कि इंजीनियरिंग के? मैम बायो का। बायो का बेटा, बायो में पढ़ाते हैं ये वाली सारी चीजें, या मतलब चैप्टर हो गया ये वाला? यस मैम, ये वाला हो गया। चलो ठीक है, ओके। सो आई होप तुम मुझे थोड़ी सी हेल्प कर पाओगे जब भी मैं डीएनए आरएनए बताऊंगी, तो ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना। चलो ओके, सबने लिख लिया बच्चों, आगे बढ़े। यस मैम। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो जो प्रोटीन है ना, उसको हम दो तरीके से उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले ये वाला बता रही हूँ, और फिर एक दूसरा टाइप का भी होगा, सब क्लासिफाई करने का तरीका ना। तो एक होता है फाइब्रस और ग्लोब्यूलर की, ग्लोब्यूलर, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, ठीक है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, प्रोटीन का जो हम जो स्ट्रक्चर है ना, जो प्रोटीन है उसको हम, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, प्रोटीन के जो खूब सारे वो अमीनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। मीनिंग से एग्जांपल से समझाती हूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, लॉन्ग थिन fibers lie side by side, ठीक है, और इसके अंदर folds into spherical shape। First point, folds into spherical 3D shape, ठीक है बच्चों। अभी सुनो ध्यान से, प्रोटीन ना, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे बाल होते हैं। बाल कैसे होते हैं?
लंबे 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 खूब होते हैं बाल, ऐसा लंबे लंबे बाल होंगे, ठीक है। लॉन्ग, थिन, पतले, फाइबर जैसे होते हैं खूब सारे ऐसे, एंड दे लाई साइड बाय साइड, इकट्ठे खूब सारे बाल ऐसे करके लाई कर रहे हैं। लॉन्ग थिन फाइबर्स लाई साइड बाय साइड, वो वाले होते हैं अपने फाइब्रस प्रोटीन्स। एग्जाम्पल इसमें लिखती हूँ, एग्जाम्पल हो गया जैसे केराटिन जो हेयर के अंदर होता है, या फिर कोलाजन। दूसरा एग्जाम्पल कोलाजन इन स्किन एंड बोन्स। कोलाजन स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन, बोन्स, हड्डियां, नाखून, इसके भी जो है ना फाइब्रस वाला जो है अपना प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर फोल्ड्स इनटू स्फेरिकल 3D शेप। इसके अंदर एग्जांपल होता है बच्चों, एग्जांपल होता है जैसे इंसुलिन, या फिर अंडे के अंदर होता है एल्बुमिन, ठीक है, और खूब सारे एंजाइम्स, ठीक है। हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग होती है HEA होता है ना शायद, हाँ। खैर इसे सुनाती, ऐसे ऐसे करके लॉन्ग थिन फाइबर्स, ठीक है, लंबे लंबे फाइबर जैसे, और इसके अंदर ऐसे, ठीक है। 3D स्फेरिकल में उसमें ऐसा ऐसा करके ऐसा सा होता है इंसुलिन, ऐसा सा होता है हेमोग्लोबिन, और इसके अंदर ऐसे लंबे लंबे फाइबर, है ना। समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वाटर में इनसॉल्युबल और ये वाला वाटर सॉल्युबल। ये तो वैसे ही याद रहेगा ना, तो हमको वैसे ही पता है ना। नाखून क्या पानी में घुल जाता है क्या? बाल क्या पानी में घुल जाता है क्या? नहीं ना। तो वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाला वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना, सिंपल एनफ। नेक्स्ट, इनका जो रोल होता है, मतलब इनका ना स्ट्रक्चरल रोल होता है, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर जैसा प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ, ठीक है। कि मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कोलाजन होता है बोन्स में, कार्टिलेज में, एक स्ट्रक्चर जैसा प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। केराटिन होता है हमारे नाखून में, बालों में, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसा प्रोवाइड कर रहा है। और इसका जो रोल होता है ना, मेटाबॉलिक रोल होता है। मेटाबॉलिक रोल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं, है ना। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं का मतलब है कि आपने जब भी कुछ मीठा खाते हो तो वो इंसुलिन तो उसको ब्रेक डाउन करता है, या फिर आपने चीनी खाई, चीनी इज सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ना इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिससे कि हमारे सेल्स उससे ग्लूकोज से एनर्जी ले सके, फ्रक्टोज से एनर्जी ले सके, तो वो सुक्रोज को तोड़ता है एंजाइम इन्वर्टेज, वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसका जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, डाइजेशन हो रही है, कुछ कुछ जो एक्टिविटीज हो रही है, जो भी मतलब बॉडी की मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस अकर करते हैं, तो वो सबका अंदर जो है ग्लोबुलर प्रोटीन का रोल होता है, ठीक है। इसमें बच्चों इतना ही है, नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, एक तो ये तरीका है फाइब्रस या ग्लोबुलर जो हमने सीखा, और एक दूसरा तरीका है, वो नेक्स्ट पेज पे चलू क्लासिफाई करने के लिए, यस मैम। है ना। ये तो समझ में आ गया, तो सिंपल सिंपल सा ही था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और तरीका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को करने का, वो है, 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन का ना 4 तरीके से स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को ना ऐसे करके समझना, ये जो गोले गोले बना रही ना, ये मेरे अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स एक चेन में लिंक्ड है, ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि एक सिंगल चेन में लिंक्ड है, ये अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जैसे मोतियों की माला नहीं होती, मोती की माला में क्या होता है, ऐसे उसको सीधा करके रखोगे आप मोती की माला, तो ऐसे करके आप सीधा करके रखोगे मोती की माला, तो क्या है, लंबी सी चेन है, मोती 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 से लाइन से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ना मैं 2-4 पॉइंट्स दिखा देती हूँ बच्चों, वो पॉइंट्स लिख लेना, इससे हमें पता क्या चलता है। नंबर 1 2 3 4 करके डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब इधर ग्लाइसिन हो सकता है, ये एलानिन, ये वैलिन, ये सेरीन, ये आइसोल्यूसिन, ये ल्यूसिन एंड सो ऑन, इस तरह करके कौन कौन से अमीनो एसिड्स किस तरह किस चेन में जुड़े हुए हैं, ये होता है अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सबको समझ में आया। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को सोचो कि हमने क्या किया, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब इसको ना मैं एक ऐसे करके भी बोल सकती हूँ, एक सिंगल स्ट्रेट की लाइन से सारे के सारे अमीनो एसिड्स दर्शा रहा है इसके अंदर। अब यहाँ से ना हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, जो ये वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसको आपने ऐसे 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 करके कॉइल कर दिया, ये बन गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक ऐसा वाला कॉइल होता है, ठीक है, और दूसरा वाला होता है, ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, हाँ, मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स थे, उनमें C डबल बॉन्ड O NH करके ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, CONH वाला जो हमने अभी पढ़ा, और सब जगह अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं और खूब सारे ऐसे पेप्टाइड्स हैं, है ना। तो हुआ क्या, ये O और ये H, इनके बीच में होने लग गई मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हुआ कि वो इस तरह गुत्थी की तरह वो घूमते चले गए। ठीक है, इस वाले को बोलते, जो ऊपर बनाया है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। मतलब आप क्या करो, एक तार ली, लंबी सी तार ली, ठीक है, रस्सी लंबी सी, और जो वो नहीं होती लंबी सी कील जैसे पेट जैसी, उसके ऊपर ऐसा करके आप घुमाते जाओ, ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, तो ये अपना अल्फा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। या फिर जो पता नहीं तुम लोगों ने अभी देखा है कि नहीं देखा, कि शायद तुम लोगों ने देखा हो, अभी तुम्हारा जमाना मतलब नए वाले बच्चे हो गए ना तुम सारे के सारे, जो लैंडलाइन वाला फोन होता है, लैंडलाइन वाला फोन देखा है किसी ने? Yes, yes घर पे ma'am. होगा, तो उसकी जो तार होती है रिसीवर, मतलब वो जो ऐसे उठाते हैं और जो उसका वो बॉक्स रखा होता है, उनके बीच की जो तार होती है, समझ गए, अल्फा हेलिक्स शेप, समझ गए ऐसे ऐसे करके वो गोल गोल से नहीं तो स्प्रिंग भी तो होती है वैसी, है, स्प्रिंग स्प्रिंग जैसी ऑलमोस्ट, यस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना अल्फा हेलिक्स, मतलब आपने इसको लेकर गुत्थी घुमाते चले गए। ये वाले को बोलते हैं हम, इसको दूसरे से लिख देती हूँ, बीटा प्लीट्स। पर्दा होता है, पर्दे को जब भी तुम ताकि पर्दे को जो भी जहाँ पर हेलमेट पे वो कर्टन रॉड पे टंगा होता है, उसको तुम पूरा का पूरा पास पास ले आओ, तो वो प्लीट्स जैसी बन जाती है ना, ऐसे ऐसे करके पर्दे की प्लीट्स जैसी बन गई, उसको बोलते हैं बीटा प्लीट्स, मतलब बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। हो क्या रहा है, क्यों यहां से यहां आ रहा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड बन जाता है। और इसमें मैं एक दो पॉइंट्स लिखा दूं बच्चों, ठीक है, जो आपकी बायो की मैम है प्रॉब्ली वो बहुत अच्छा बता पाएंगी ये वाली चीजें। तो उड़ गया, वो लिख लिया था कि उड़ गया? मैम लिख लिया था। थैंक यू। ठीक है, अच्छा तो मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट लिख देती हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द शेप in which polypeptide chain exists. पॉलीपेप्टाइड की वो जो चेन वो किस तरह एग्जिस्ट कर रही है तो ये बताता है। और इसके अंदर आप ये वाला पॉइंट लिख लोगे, अराइजेस ड्यू टू फोल्डिंग, फोल्डिंग हो रही है ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये दो तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीज। मैं तुमसे क्यों पूछी थी कि तुमने लैंडलाइन फोन देखा है कि नहीं देखा, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्चा आया था और उसको घर पे फोन करना था, इधर पेस में ही मतलब ऑफिस में ही, और उसको बोला ना ऐसा फोन कर ले बेटा, उसने मम्मी को फोन करता कि रिसेप्शन पे फोन रखा हुआ था, तो वो फोन को देख के कहता मैम इसको डायल कैसे करते हैं, उसको वो डायल करना पता ही नहीं था कि उससे वो नंबर कैसे डायल करता है। इसलिए मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि तुम लोग को पता ही ना हो कि भाई ये वाला फोन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। खैर, अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ ना, आपने देखो सबसे पहले 1 डिग्री वाला स्ट्रक्चर था स्ट्रेट चेन में, ठीक है, ऐसा करके, ऐसा 1 डिग्री वाला स्ट्रक्चर था स्ट्रेट चेन में, आपने उसको घुमाया तो 2 डिग्री वाला बन गया। 2 डिग्री वाले को आप और घुमा दो, 2 डिग्री वाले की आप फोल्डिंग करोगे, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, उन सब की वजह से हो गई। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके, तो ये बन गया अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर। मतलब समझो तुम्हारे पास एक रस्सी है या एक तार है, उसको उलझाते चले जाओ, बस सिंपल सा इतना। सब जब भी सीधी थी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, उलझा दी थोड़ी सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीज उस तरीके से उलझाया तो ठीक है, और उसको फोल्डिंग कर दी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और उसकी और ज्यादा फोल्डिंग कर देंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, इसके अंदर आप लिख लोगे, describes the overall folding of 2 degree structure due to disulfide linkages। ठीक है, और इसके अंदर एक जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट टर्शियरी स्ट्रक्चर में मेन पॉइंट लिख दो, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर ना जो हमारी फोल्डिंग हो रही है, ऐसा भी लिख देती हूँ, ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो क्या कह रहे हैं, मेन फोर्सेस जो स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को, वो है अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, जो आर था एल्काइल उसमें सल्फर भी हो सकता है ना, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो साइज की वजह से मतलब जितना बड़ा होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला हो गया हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर रिटन। और अब लास्ट पेज पे चलना है जिसमें मैं लिखूंगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नोट इट डाउन क्विकली। सो अपना लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, मतलब आपने 1 डिग्री की फोल्डिंग करी तो 2 डिग्री वाला प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर बना, इसकी फर्दर फोल्डिंग करी तो 3 डिग्री वाला बना, और इसकी फर्दर फोल्डिंग करी, ये मैथ्स है, तो 4 डिग्री वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और इसको मैं एक उससे समझा देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सो प्राइमरी वाले को आप ऐसे 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 ना, मतलब ऐसे लाइन, ऐसे खूब सारे अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे करके कर दिया, सो ये हो गया हमारा ना अमीनो एसिड कर दिया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये 2 डिग्री वाला है, ठीक है। अच्छा 2 डिग्री को एक इतने में छोड़ देती हूँ, है ना, जैसे कि मुझे इतने से आसानी हो जाएगी, और इसको यहाँ पर करके, है ना, और इसको कॉपी नहीं कर सकते ना, है ना, और इसको यहाँ पर इसको 3 डिग्री बना देता है, और फर्दर फोल्डिंग करते चले गए, ठीक है। और लास्ट ये तो अपना 3 डिग्री वाला हो गया, 4 डिग्री को आप बना दोगे, मतलब उसको उलझाते चले जाओ ऐसे करके सोचो, ठीक है। और खूब सारी, ये अपने अमीनो एसिड्स ऐसे समझो, और ये फोल्डिंग क्यों हो रही है, खूब सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह करके तुम लोग सोचोगे कि मैंने एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दिया है। हाँ, ये मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, इफ यू कैन सी। अच्छा मुझे इसको, तुमको ऐसा दिख भी सकता हो कि ये वाला, अच्छा मुझे कैमरे के पास ऐसा दिखाना चाहिए ना, हाँ देखो ये वाला प्राइमरी है ना, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, है ना, ऐसे। तो मतलब वाकई में ऐसा सही होता है, ऐसे मैंने कुछ टेढ़ा मेढ़े से ड्राइंग कर रखी है, वही वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मतलब एनसीईआरटी से बता रही, सीबीएसई की जो होती है, ठीक है। डन। प्रोटीन सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आगे पेज पे आ जाओ। मतलब बस ऐसे करके समझ लेना, सीधी सी वायर है, उसको आपने थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो सेकेंडरी बन गया, और ट्विस्ट किया तो टर्शियरी बन गया, और ट्विस्ट किया तो क्वाटरनरी बन गया, बस इतना, ठीक है। जितना जितना आप ट्विस्ट करते जाओगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी बनता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ। नेक्स्ट प्रोटीन्स का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, denaturation of proteins, प्रोटीन्स का को डीनेचर करना,
डीनेचर करने का क्या मतलब होता है, चलो ये भी समझ लेते हैं। प्रोटीन्स को डीनेचर करने का मतलब, देखो अब हमारे पास ना जो प्रोटीन है वो तो 4 डिग्री स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो हमारे समझने के लिए था एग्जिस्ट, तो वो 4 डिग्री में ही करता है। आपने क्या किया, प्रोटीन को ना एकदम, ये अपना नेटिव स्टेट में है, अपना नेटिव स्टेट वाला अभी चलो नेटिव स्टेट बात करते हैं, रुक जाओ। अच्छा 4 डिग्री में स्ट्रक्चर में अपना है। अब आपने क्या किया, वो प्रोटीन को जो है ना आपने एक्सट्रीम वाली कंडीशन दे दी, बिल्कुल एक्सट्रीम वाली, जो कंडीशन उसको अच्छी नहीं लगती वो वाली। मतलब आपने क्या किया, आपने प्रोबेबली उसको हीट कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया। हमारे भी हाथ को आप हीट करते तो जल जाता है ना, तो आपने हीट कर दिया। या फिर आपने क्या किया, चेंज इन पीएच, मतलब आपने उसको वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया, किसी सॉल्ट में डाल दिया, ठीक है, या फिर कोई केमिकल से ट्रीट कर दिया, मतलब उसको बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन दे दी। तो होगा क्या, वो प्रोटीन हो जाएगा डीनेचर। डीनेचर करने का क्या मतलब है, वो 4 डिग्री से चला जाएगा 3 डिग्री वाले स्ट्रक्चर में। आपने अभी एक्सट्रीम कंडीशन काफी हाई कर रखी है, तो 3 से वो 2 डिग्री में भी जा सकता है, और वो 2 से 1 डिग्री में भी जा सकता है, बट 1 डिग्री अपना लास्ट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन ना नीट में पूछ रखा है, नीट में अभी 2-4 साल पहले ही पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन से वाले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आप डीनेचर कर सकते हो, 1 डिग्री को नहीं कर सकते हो, सॉरी को नहीं कर सकते हो, 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को, 4 डिग्री को, तो आप 1 डिग्री वाले को डीनेचर नहीं कर सकते हो, ये लास्ट है। 4 डिग्री वाले को भी कर सकते हो, मस्ट डीनेचर होगा, या तो 3 पे रुकेगा, या 2 पे रुकेगा, या 1 पे रुकेगा। 3 डिग्री वाले को भी डीनेचर कर सकते हो, या तो 2 पे रुकेगा, या 1 पे रुकेगा। 2 डिग्री वाले को भी डीनेचर कर सकते हो, वो 1 पे रुकेगा। 1 को आगे डीनेचर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि 1 को डीनेचर करने का मतलब है कि उसको तोड़ दो अपने रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स के अंदर, नहीं, वो नहीं बात करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचरेशन। हिंदी मीनिंग समझ में आ गया, डेफिनेशन लिख दूं? यस मैम। है ना, इसका एग्जाम्पल होता है एग, अंडा। जब भी आप उसको बॉईल करते हो, अगर जब भी कच्चा अंडा होता है तो वो ऐसा पतला पतला होता है ना, लिक्विड लिक्विड जैसा, व्हाइट और येलो लिक्विड लिक्विड जैसा पतला पतला होता है, तो वो नॉर्मल अपना नेटिव स्टेट में, मतलब नेचुरली वो उसका जो प्रोटीन है एल्बुमिन उसको बोलते हैं, वो ऐसा करके एग्जिस्ट करता है। बट जब आप उसको बॉईल करते हो, एग को बॉईल करके खाते हैं ना लोग, तो एग को आपने बॉईल किया, तो वो बॉईल करके सख्त सख्त सा अंदर से सॉलिड, अंदर सफेद जम जाएगा, येलो जम जाएगा, तो वो अपना डीनेचरेशन का ही प्रोसेस है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ बच्चों। डीनेचरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस in which proteins lose their 4 डिग्री, 3 डिग्री या 2 डिग्री स्ट्रक्चर, मतलब क्वार्टरनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लूज करते हैं ड्यू टू external stress such as heat, strong acid, strong base, salts, radiation, etc. ठीक है, ये वाला प्रोसेस हार्मफुल होता है अगर आप किसी प्रोटीन को डीनेचर करते हो विद इन आवर बॉडी के सेल के अंदर, मतलब हमारे सेल के अंदर आप प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हो, तो द सेल कैन डाई ऑल्सो, इट इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है।
तो ये अपना होता है प्रोटीन। तो जो उसकी नेटिव स्टेट होती है, नेटिव स्टेट का मतलब होता है नेटिव, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब होता है कि प्रोटीन ओरिजिनली, जैसे मतलब बायोलॉजिकली हमारी बॉडी के अंदर जो वो एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जा सकता है कि 2 डिग्री में, कि 3 डिग्री में, कि 4 डिग्री में, जिसमें वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी में, वो जिस स्टेट में हमको मिलता है उसको बोलता है नेटिव स्टेट। तो अगर आपने किसी प्रोटीन को डीनेचर किया तो वो नेटिव स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऐसा अपना प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब वो फाइनल है। 4 डिग्री वाला पहले 3 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचरेशन। 1 डिग्री वाले प्रोटीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है, वो खुश है। ये सारे जब भी हम करते हैं ना प्रोसेसेस, हीट, रेडिएशन, पीएच हाई, पीएच लो, कंपाउंड, ऐसा कुछ, तो उससे सिर्फ इतना होता है बच्चों कि जो खूब सारे वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन थी, वो सब वो सब टूट जाता है और कुछ नहीं। तो अपना फाइनली प्राइमरी स्ट्रक्चर में बन जाता है, ठीक है। डन, क्लियर, नोटेड डाउन। आज इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डन। ओके, ओके। अब लास्ट टॉपिक, ठीक है, इज अपना न्यूक्लिक एसिड्स। हमारी सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, मेन अपना न्यूक्लियस होता है। अभी न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ऐसा सब कुछ बोलता है ना न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। याद आ रहा है जिन्होंने इंजीनियरिंग ले रखी है उनको सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स याद है? यस मैम। हिंदी वाले वर्ड यूज करूं? ओके, तो सेल, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर ना हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि ये कि मैं अपने मम्मी पापा जैसी दिखती हूँ, मेरी बेटी मेरे जैसी दिखती है ना। तो ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि मेरी आंख काली है तो मेरे पापा की आंख काली होगी, या मेरी बेटी की भी आंख इसलिए फिर वो काले रंग की होगी, नीले या हरे रंग की नहीं होगी। तो ये अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। अब ये डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। मतलब जब हम डीएनए बोलते हैं तो डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जब हम आरएनए बोलते हैं तो वो है सिंपली राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है, इसमें से बस एक ऑक्सीजन निकाल दो, डीऑक्सी, मतलब डी मतलब निकालना, एक ऑक्सीजन निकाल दिया आरएनए में तो वो डीएनए बन जाता है, बस इतना है, ठीक है। शुरुआत करें अब, ये लिख लो, और शुरुआत करते हैं अब न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है। डीएनए भी बनाएंगे और आरएनए भी बनाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे तो हम लोग ये वाला चैप्टर आज खत्म कर लेंगे, है ना। ये बायो का ही चैप्टर है, ये ऑलमोस्ट बायो बायो ही है इसके अंदर, है ना। ओके, सो हेडिंग लिखो न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बनता किससे है? नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होती है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर मतलब उसका डेरिवेटिव होता है, और उसके साथ तीसरा हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों, ब्लर हो रखा है, इन तीनों जुड़कर आपस में बॉन्ड कर कर बना लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए या आरएनए वो बना लेते हैं। अब हम समझते हैं कि वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पेंटोज शुगर।
जो पेंटोज शुगर हम लोग यूज करते हैं वो है राइबोस, वो है राइबोस। ठीक है, अब राइबोस का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ओके, सो हम लोग को ना डी राइबोस, अच्छा आप मुझे बताना कि मैं डी बना रही हूँ कि एल बना रही हूँ। ओके, 1 2 3 4 5, 5 वाला बनाता है। हाँ, पेंटोस होता है ये। ये कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है? कैपिटल डी। कैपिटल डी है ना, तो ये हमारा है डी राइबोस, ये अपना डी राइबोस है। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम आप वही चीज करो कि यहाँ वाला O जो है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 है, प्लेनर है, तो इसको ऊपर वो अटैक करता है, क्योंकि नीचे से अटैक करवा रही हूँ मैं, जैसे कि बीटा वाला बना दूं तो होगा क्या, मेरे को बीटा वाला बनाना है। हाँ, तो ये इसका तो OH एज इट इज रहेगा, इसका भी OH एज इट इज रहेगा, H एज इट इज रहेगा, H एज इट इज रहेगा, ऐसे आ गया। और ये H, और बीटा बनाना है, मतलब बी से बीटा, बी से बाहर, तो ऐसा बनेगा। दिस इज अपना, इसका नाम हो गया बीटा डी राइबोस। ये वाला हम लोग पेंटोज शुगर यूज करते हैं। पेंटोज मतलब 5 कार्बन का शुगर। और इसका ना जो स्ट्रक्चर यूज करना है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर यूज करना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इससे कनेक्टेड पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। ओ से कनेक्टेड पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इससे पांचवा। नंबरिंग कर देती हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ पर आएगा कार्बन 5। ठीक है, अब वो बॉन्ड्स बना देते हैं। पहले वाले पे एच लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में वो नीचे, सॉरी OH लेफ्ट में, सॉरी सॉरी सॉरी, OH लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में वो ऊपर, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। ठीक है, तो राइट में H है तो H ऊपर, सॉरी H नीचे, OH ऊपर, सेकंड में OH नीचे, थर्ड में OH नीचे, फोर्थ में हमेशा एल्काइल ग्रुप तो दूरी आता है, ऊपर ही आएगा, और यहाँ पर H। ये बन गया अपना बीटा डी राइबोस, OH ऊपर, OH नीचे और ये बन गया बच्चों अपना बीटा डी राइबोस। ठीक है, ये समझ में आया? कोई चीज इसके अंदर एक्सप्लेन करूं? नो मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ना मुझे इसके अंदर जो चीज बता रही है, वैसे तो छोटा सा कर रही हूँ, जगह चाहिए और इसका नाम है बीटा वाला है, ये डी है, बीटा डी। ठीक है, इसका नाम यही लेकर बीटा वाला हमने बनाया। अल्फा भी बन सकता है, हमको बीटा वाले से मतलब है, DNA RNA हमारी बॉडी के अंदर बीटा वाला होता है, तो हमने बीटा वाला बनाया। अभी इसका नाम है बीटा डी राइबोस। अभी देखो, इसी का भाई बना रही हूँ मैं, मतलब इसी का आइडेंटिकल वो बना रही हूँ मैं। CH2OH और नंबरिंग कर दी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5।
ओके, अब ये जो बीटा डी राइबोज है ना, ये तो यूज होता है आरएनए के अंदर, पर हमको तो आरएनए के साथ डीएनए भी बनाना है ना, दोनों का सिखा रही हूँ एक साथ। तो आरएनए है, इससे मैं बनाना चाहती हूँ डीएनए। डीएनए क्या था, डीएनए की फुल फॉर्म देखो पिछले पेज पे लिखी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो सेम है, इधर ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो ठीक है राइबोज है, राइबो का न्यूक्लिक एसिड। इधर डीऑक्सी राइबोज है। डीऑक्सी राइबोज कैसे बनाते हैं, सेकंड वाला जो कार्बन है, सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला कार्बन, इसके वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, मतलब ये वाला जो है ना, केवल यहाँ पर H रह जाएगा, सिर्फ H रह जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब यहाँ से आपने H निकाल दिया, यहाँ से आपने H निकाल दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 2 पर आप डीऑक्सी कह दो और फिर राइबोस, मतलब बीटा डी राइबोस तो सेम है। हाँ, बीटा डी राइबोस तो सेम है। सेकंड वाले से आपने कहते डीऑक्सी, डी का मतलब ही होता है निकालना, रिमूव कर दिया, 2 पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा बन गया बच्चों राइबोस। ठीक है, तो अपना पेंटोज शुगर डन। पेंटोज शुगर आपको समझ में आ गया, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का शुगर, तो 5 कार्बन का शुगर होता है राइबोस। अगर आपको आरएनए बनाना है तो आप लोगे राइबोस, और अगर आपको डीएनए बनाना है तो डीऑक्सी राइबोस लोगे। डीऑक्सी का मतलब है, डी मतलब निकालना, ऑक्सीजन को निकालना, तो सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को निकालना है आपको। सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल दिया तो अपना ये पेंटोज शुगर बन गया। बीटा डी राइबोस सेम रहेगा, बीटा डी राइबोस, और वो है 2 पर डीऑक्सी बीटा डी राइबोस। डन, आगे बढ़ू? यस मैम। ओके, चलो ठीक है। सो ये तो हो गया पेंटोज शुगर, और यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर, तो वो तो बहुत ही आसान है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, तो आप क्या करो, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये अपना फॉस्फोरिक एसिड। उसका एस्टर बनाने का मतलब है कि आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, जैसे यहाँ पर अल्काइल लगा दिया, मतलब यहाँ पर आप उसको राइबोस से करेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर 2 जगह R लगा दिया, 2 H रिमूव कर दिए, और ये तीसरा, इसको नाम बोल देते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोल देते हैं मोनोएस्टर, डाई एस्टर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और ट्राई एस्टर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो मोनोएस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, डाई एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ट्राई एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारा बन गया फॉस्फोरिक एसिड। 2 चीजें हमने कर ली, शुगर कर लिया और फॉस्फोरिक एसिड कर लिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। Yes, ma'am. Okay, so next is nitrogenous base. तो नाइट्रोजनस बेस हमको डीएनए या आरएनए बनाने के लिए यूज करना होता है। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरामिडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब प्यूरीन का डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, या मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसमें होता है एडेनिन और गुआनिन। बच्चों मैं ये स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, लेकिन ये आपको याद नहीं कर सकते, तो डोंट वरी कि अरे ये हमको याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एडेनिन और वो करके बना रही हूँ, पहले मैं रुक जाऊँ।
इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। इसको बोलते हैं ए से एडेनिन, ए से एडेनिन, जी से होता है ग्वानिन। इसमें ना कॉपी का ऑप्शन है क्या? कोई और सर ने यूज किया है कभी वो कॉपी पेस्ट वाली चीज, पता है? नो मैम। इसको बोलते हैं ग्वानीन। एडेनिन और ग्वानीन प्योरीन के डेरिवेटिव्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पर C के साथ NH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और NH2 यहाँ आ रहा है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। और इसी के साथ मैं पिरिमिडीन के भी बना देती हूँ बच्चों, सिर्फ एक नजर मार लो, पिरिमिडीन के आसान है, इतने टेढ़े मेढ़े नहीं है, ठीक है, और नाम लिखना जरूरी है बहुत। सो पिरिमिडीन के बना रही हूँ। पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन, इसको बोलते हैं साइटोसिन, ठीक है। आई गेस बायो वाले बच्चों को इनके शायद स्ट्रक्चर्स याद करने होते हो, मुझे पता नहीं। इसको बोलते हैं थाइमीन, और लास्ट है यूरेसिन, ये है अपना यूरेसिन, ठीक है। एजी मतलब एडेनिन ग्वानिन, ये प्यूरिन के डेरिवेटिव्स है, ऐसे करके याद कर लेना, मैंने ऐसे करके, प्यूरिन मतलब नाम छोटा है ना, प्यूरिन पिरामिडीन का तबड़ा नाम है, तो जो नाम छोटा है उसके रिंग दो दो है, ठीक है, वो बड़े हैं, और वो पिरामिडीन नाम बड़ा है, रिंग छोटी है। तो पिरामिडीन के अंदर आता है थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिन, ठीक है। तो इनसे अब हमको जो है डीएनए आरएनए बनाने के लिए बच्चों हमको पेंटोज शुगर चाहिए थी, तो राइबोस अपने को पता चल गई। पेंटोज शुगर के बाद हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर, तो वो भी आपको पता चल गया। और लास्ट में आपको क्या चाहिए था, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई, ये वाली शुगर, फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब इन सब के बेसिस पर हम लोग बना देंगे अपना डीएनए और आरएनए। जल्दी से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए थे कि किस तरीके के कंपाउंड्स हैं, आप लोगों को इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट ना देखो, सबसे पहले बना रही हूं मैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, आपने क्या किया, बेस लिया और शुगर को जोड़ दिया, बेस और शुगर को जोड़ा है अभी, केवल अभी मैंने एस्टर को, फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव को नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो मेरा बेस है, जैसे मैंने एडेनिन ले लिया, एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पर, और ये अपना एडेनिन है, और इस ये दिस इज आवर एडेनिन, और इस एडेनिन के साथ ना हम लोग को जोड़ना है क्या, राइबोस को जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं राइबोस बना देती हूँ बेटा, तो राइबोस को हम इस कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो राइबोस जोड़ रही हूँ मैं, ठीक है।
अभी राइबोस जोड़ रही हूँ, डीऑक्सीराइबोस नहीं जोड़ रही हूँ, अपना सिंपल वाला राइबोस। ठीक है, तो राइबोस हमने कैसे बनाया था, OH बाहर था, बी से बीटा, बी से बाहर, OH बाहर मतलब लेफ्ट में, OH ऊपर H नीचे, और बाकियों में OH नीचे था, OH नीचे था, और यहाँ पर CH2OH H H। ठीक है, ये अपना है। अब ये राइबोस है, मतलब शुगर, आपका शुगर, और वो न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर डालोगे तो अपना DNA RNA बन जाएगा। आपने क्या किया, ये H और OH, ये H और OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दिया। इसका जब भी आपने रिमूवल कर दिया तो ये बॉन्ड हो जाएगा H से। है ना, स्ट्रेट लाइन है बॉन्ड, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व नहीं होता। मेरा कर्व बन गया, तुम ठीक कर लेना, अपने कॉपी पे बना लेना। तो मैं एक तरीके से ना सिंपल सा बोलूं ना, ये मेरा शुगर था, और ये यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला जो कार्बन है उससे आपने बेस जोड़ दिया, सिंपल सा इतना। ठीक है, सो आपका बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, कि फर्स्ट कार्बन जो है, वहां पर जो राइबोस शुगर है, आपका जो फर्स्ट कार्बन है उस पर आपने बेस जोड़ दिया, तो आपका बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। तभी ये दोनों जुड़ गए, या ऐसे करके जो बन गया, ये जुड़ गया, तो उसको बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। या फिर यहाँ पर एडेनिन और राइबोस है ना, तो इसका एक और नाम होता है अडीनोसिन। अडीनोसिन, पर वो एडेनिन के लिए स्पेसिफिक है। आप जो जनरल टर्म है वो न्यूक्लियोसाइड आप यूज कर सकते हो, जनरल टर्म अपना न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनाने का बहुत आसान तरीका है, शुगर लिया और शुगर से आपने नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया। ठीक है, उसका जनरल टर्म है न्यूक्लियोसाइड, लेकिन क्योंकि हमने एडेनिन लिया था, एडेनिन से हमने जोड़ा है उसको, तो आप उसको बोलते हो अडीनोसिन। और यही वाली चीज ना, ये लिख लिया, समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। मेरे ना 6:52 हो गए, मैं चाह रही थी आज चैप्टर खत्म हो जाए, तो मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगा फिनिश। खैर, लिख लिया। यस मैम। इसी के अंदर ना, अगर मैं 2-डीऑक्सीराइबोस ले लेती, ठीक है, देखो बच्चों, RNA बनेगा ना राइबोस से, तो हमको DNA भी तो बनाना है, DNA के लिए डीऑक्सीराइबोस। तो कुछ कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, तो 2-डीऑक्सीराइबोस बन गया। और इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर H और H ही है, तो 2 पे डीऑक्सी अडीनोसिन, तो ये DNA का न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है ना, कैसे बना न्यूक्लियोसाइड, पहले मैंने RNA का न्यूक्लियोसाइड बनाया था। कैसे बनाया था, राइबोस लिया, H और OH था सेकंड कार्बन पे, OH था सेकंड कार्बन पे, तो मैंने अडीनोसिन बनाया था, जो कि वो न्यूक्लियोसाइड बना RNA के लिए। लेकिन हमको बनाना है DNA के लिए भी, तो DNA का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 पर डीऑक्सी। तो यहाँ पर जो OH था ना, उसका O हटा के H छोड़ दिया, तो 2 पर डीऑक्सी हो गया, डीऑक्सी तो 2 डीऑक्सी अडीनोसिन, और वो DNA का न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो अपना बन गया, मैं आगे बढ़ जाऊं। यस मैम। ठीक है, तो अब ना मुझे बनाना है, न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है, वो कैसे बनेगा, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर, फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट कार्बन था अपना, जो इसका ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ऐसे ही है बच्चों। फर्स्ट कार्बन पर तो आपने ये लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छा सा बना दूं, नहीं पहले तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, और अब इसको लेते हैं
ठीक है, थोड़ा राइट हैंड साइड पे रुको, पहले इसको मिटा दो ना। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ओके, सेलेक्ट। ओके, सो एन और ये एन था और इससे जुड़ा हुआ है, ये तो ये ऐसे हो गया। अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो हमने क्या किया, ये जो CH2OH है ना, इसको आगे हम यहाँ पे बना रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो OH वाला ना H निकल गया, H प्लस निकल गया, O माइनस वैसा है ना, और यहाँ पर है OH। तो ये वाला OH और ये वाला OH, दो OH है, दोनों OH मिलकर एक वाटर का रिमूवल होगा, तो एक वाटर का रिमूवल हो गया, और हमारा बॉन्ड कैसे हुआ, इसका O और वो इससे जुड़ जाएगा ऐसे, इसका O और जुड़ जाएगा कैसे, P से O माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ये अपना शुगर है, इस शुगर से इधर राइट वाली साइड आपने क्या जोड़ा, आपने राइट वाली साइड जोड़ा बेस, और इस शुगर के जो CH2 वाला 5वां कार्बन था उससे जोड़ दिया आपने फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर, फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर। तो ये अपना बन गया न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर वो ऐसा वाला होगा जिसमें मतलब यहाँ पर H, यहाँ पर OH है, खूब सारे ये न्यूक्लिक एसिड जुड़ गए, ठीक है, ये अपना बना है न्यूक्लियोटाइड, सॉरी ये अपना न्यूक्लियोटाइड बना है। राइबोज से बना है, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए तो बन जाएगा RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर खूब सारे डीऑक्सीराइबोज वाले न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए आपस में तो बन जाएगा DNA। एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो। DNA या RNA होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए बच्चों हमको 3 चीजें चाहिए, पेंटोज शुगर जो कि राइबोस है, फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर और नाइट्रोजनस बेस। जो पेंटोज शुगर है, राइबोस है, अगर उसके सेकंड कार्बन से आप ऑक्सीजन निकाल दो तो वो डीऑक्सीराइबोस बन जाती है। राइबोस यूज करोगे RNA बनाने के लिए, डीऑक्सीराइबोस यूज करोगे DNA बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, जो शुगर थी, शुगर को आपने बेस से जोड़ दिया, शुगर को और बेस को जब जोड़ा तो बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, अगर राइबोस को बेस से जोड़ा तो बन गया RNA के लिए न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर आपने डीऑक्सीराइबोस को बेस से जोड़ा तो वो बन गया DNA के लिए न्यूक्लियोसाइड। तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बना लिया, किसके लिए, कैसे बनाया, बेस और शुगर को जोड़कर। जब आपने उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ दिया तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियोटाइड है। DNA के लिए जो है सेकेंड वाले से O हटा दो कार्बन से, RNA के लिए वहां O रहने दो। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आप आपस में जोड़ दो तो बन जाता है DNA या RNA का न्यूक्लिक एसिड, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने पर। क्या ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिपीट करूं? आया ना? आ गया, गुड गुड। और मैं ना यही वाली चीज एक बार नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने बेस और शुगर को जोड़ा, बेस और शुगर को जोड़ा तो अपना बनता है न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर और
फॉस्फोरिक एसिड के एस्टर को जोड़ा, फॉस्फोरिक एसिड के एस्टर को जोड़ा तो बनता है न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब खूब सारे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, खूब सारे न्यूक्लिक एसिड को जोड़ा तो बन जाएगा अपना न्यूक्लिक एसिड नहीं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड, सॉरी बच्चों सॉरी, न्यूक्लियोटाइड। और खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। दो होता है डीएनए और आरएनए। तो आप कोई भी पढ़ सकते, कोई भी पूछ सकते हो। और डीएनए आरएनए का आपको डिफरेंस भी पता है, वो डीऑक्सी और उसके अंदर चेंज होता है। दिस इज क्लियर। अब ना अपना थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है डीएनए आरएनए के बारे में। मुझे बताना है कि डीएनए के अंदर जो है ना एटीजीसी होता है, उसमें एयूजीसी होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो कुछ कुछ चीजें बतानी है। मेरे को हार्डली 15-20 मिनट या आधे घंटे का टॉपिक बचा है। सो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं ये वाला आधा घंटा लेके वाला चैप्टर फिनिश कराऊंगी और उसके बाद हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।